नमस्कार। उत्तराखंड की खबर लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी की पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान देहरादून शहीद स्मारक पहुंचकर सुबह सबसे पहले सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। गैरसैंण के बिराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बिराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात पर कहा कि गांधी परिवार जल्द एक मंच पर होगा। गरिमा ने कहा कि प्रियंका गांधी लगातार परिवार को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के समय नफरत की जगह मोहब्बत का संदेश दिया था। जल्द गांधी परिवार के तीनों भाई बहन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करते नजर आएंगे। विगत दिवस केदारनाथ धाम में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में राहुल जी और वरुण गांधी जी की मुलाकात हुई। भाजपाइयों के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। बहुत परेशानी उनको हो रही है, स्वाभाविक भी है। लेकिन यहां पर एक बात तो तय है कि दोनों भाइयों की मुलाकात कोई संयोग या प्रयोग नहीं थी। काफी दिनों से प्रियंका गांधी इस बात पर लगी हुई हैं कि पूरा परिवार एकजुट हो जाए, और राहुल गांधी जी ने भी जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली, उसका संदेश, उसका पैगाम यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी, और वो मोहब्बत की दुकान अब गांधी परिवार के घर से खुलेगी। जो खाई है वो पार्टी जाएगी, और कुछ ही दिनों में आपको तीनों भाई बहन एक मुट्ठी होकर फिरका परस्त ताकतों से, समाज को बांटने वालों से, सौहार्द बिगाड़ने वालों से और नफरत फैलाने वालों से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। चमोली में प्रखंड नारायण बगड़कोट भटियाणा की नैनी मां 38 वर्षों के बाद क्षेत्र भ्रमण पर ध्यानियों और अपनी 9 बहनों से मिलने 177 दिनों की यात्रा पर निकली हुई है। नैनी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से मिलने नारायण बगड़ गांव पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के दौरान समिति के कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन भी किया है। और आपको बता दें कि ध्यानियों और आम श्रद्धालुओं ने मां नैनी की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी है, और इस पर मां नैनी ने भी अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया है। आपको बताते चले कि नैनी माता के मुख्य पुजारी विशंबर सती ने मां नैनी के पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नैनी माता की देवरा यात्रा निकलने पर सभी समिति के लोगों को कड़े नियमों में बंद कर रहना पड़ता है, और साथ ही मां नैनी के प्रतीक निशान के ऊपरी भाग में ब्रह्म घाट की हर रोज पूजा अर्चना वेद मंत्रों के साथ स्थापित की जाती है। हमारी जो मां आराध्य देवी जो मां नैनी देवी है, 177 दिनों के लिए यात्रा भ्रमण पर जाएगी, और इसके बाद ब्रह्मपुरी होता है, ब्रह्मपुरी में जाएगी। और आज हम अपने विकासखंड नारायण बगड़ के प्रथम गांव नारायण बगड़ है, और हमारा आज रात्रि का जो दूसरा पड़ाव होगा वो ग्राम सभा पालखी में होगा। नागनी माता भटियाणा की 40 साल बाद हमारे ग्राम स्थल नारायण बगड़ में आई हुई है, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि माता स्वयं अपने दर्शन देने के लिए हमारे घर तक आई हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं माता से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम सभी श्रद्धालुओं पर बनाए रहें, और माता की 6 महीने की जो यात्रा चलती है, उनके साथ जो भी भाई बंधु रहते हैं उनकी श्रद्धा में उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें।
इष्ट देवी नागनी देवी, जो कि इसके पीछे वैसे लंबा इतिहास है। जी वही संक्षेप में एक बार जब कंखल में नाग, जिसको कहते हैं हम नाग, अभी भी हमारे यहाँ गढ़वाल में जो है नाग की पूजा की जाती है। कीरी में विशेषकर नाग राजा और हम लोग की 9 बहनें हैं, नाग लोग में रहती हैं। जब एक बार कंखल में अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उसमें 9 कन्याओं को की जरूरत थी, उनका पूजन करना था। तो वहाँ कोई कन्याएं नहीं मिली तो नाग लोग में गई और वहाँ से वशिष्ठ ऋषि, जिनको कहते हैं, वो जाते हैं। आज मां नैनी देवी का जो 15वां पड़ाव है वो नारायणबगड़ गांव में है और कल 16वां पड़ाव होगा वो पालसुनी गांव में होगा। तो ये जो मां नैनी देवी का जो देवरा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो 38 साल बाद आज मां नैनी देवी 17 सितंबर को मां नैनी देवी का घट उत्सव हुआ था 38 साल बाद। और उसके पश्चात मां नैनी देवी का जो 25 अक्टूबर से भ्रमण कार्यक्रम शुरू हुआ ग्राम सभा समिति से। राजधानी देहरादून में एक तरफ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का संबोधन जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ तमंचे की नोक पर 5 बदमाश देहरादून की राजपुर रोड मुख्य सड़क से लगे हुए रिलायंस ज्वेलर्स के यहां डकैती की घटना को अंजाम दे रहे थे, जहां चोर करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। इन बदमाशों का सुराग टटोलने के लिए पुलिस मौके पर खोजबीन कर रही है। दो जगह की वीडियो मैंने देख ली है। सेम तरह के रिलायंस के शोरूम में, ज्वेलरी के शोरूम में घटना हुई है। तो सेम तरीका है, सेम मास्क लगा के आना है, हेलमेट पहन के आना है, बाइक से आना है, इस तरह की बातें जैसे वहाँ देख रहा हूँ मैं। तो घटना का पैटर्न जो है काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गैंग हैं, गिरोह हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया गैंग आ गया हो और मुझे लगता है जल्दी इसमें कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को कामयाब बनाने में जुटी हरिद्वार पुलिस की मुहिम का अब असर दिखाई दे रहा है। हरिद्वार पुलिस जनपद के सभी क्षेत्रों से आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में बादराबाद पुलिस की आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्मैक के अलावा एक बाइक भी बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं लक्सर के, और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक ट्रेल को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जिस ट्रेल से ये यहाँ पर तक ये पहुंची है उसको और कहाँ पर ये जानी थी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं और जल्दी इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और बड़ी कार्रवाई रानीपुर थाना पुलिस के माध्यम से तो वहीं आरएसएस की मुस्लिम विंग ने मुस्लिम राष्ट्र मंच के तत्वाधान में पाकिस्तान से कश्मीर को आजाद किए जाने की मांग को लेकर काशीपुर के मुख्य मार्गों पर तिरंगा यात्रा फॉर पीओके निकाली है। यह यात्रा किला बाजार से होते हुए मुख्य बाजार में एमपी चौक पर समाप्त हुई। यात्रा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए उसे आजाद किए जाने के नारे लगाए गए। तो काशीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यात्रा निकाली गई है और कहा गया है कि पीओके भी भारत का हिस्सा ही है। मुस्लिम मंच की तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई है। आपको बता दें कि आरएसएस का जो मुस्लिम विंग है उसने ये यात्रा निकाली है और इस यात्रा में नारा दिया कि पूरा कश्मीर हमारा है। तिरंगा यात्रा फॉर पीओके के साथ ये यात्रा निकाली गई है। साथ ही ये कहा कि जो पाकिस्तान के पास
अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, वो भी भारत का ही है। ये तिरंगा यात्रा जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 1 अक्टूबर से हमारे लाल किले से हमने शुरू की थी। सबसे पहले लाल किले से लेकर चांदनी चौक गए थे, वापस फिर लाल चौक पर इसका समापन हुआ था। उसके बाद हमारे सरपरस्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का आह्वान हुआ कि ये यात्रा जो है पूरे भारत में हर तहसील लेवल पर निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम जहाँ कश्मीर के भी जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसको आज़ाद कराने के लिए हम ये पीओ के कार्यक्रम चला रहे हैं। आ जाओ, नारे लगा दो। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली। वहीं प्रशासन ने ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां पर बैठक की है और बैठक में अधिशासी अधिकारी शाहिद अली, नगर पालिका जसपुर और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महुआ डाबरा शिखारिया, बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे, जिन्हें मतदाता सूची को लेकर ट्रेनिंग दी गई। वहीं जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सबसे पहला काम होता है मतदाता सूची का सृजन करना। उसी के लिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची सही और शुद्ध तरीके से तैयार की जा सके। था जो क्योंकि नगर पालिका के जो आगामी चुनाव हैं उसके मद्देनजर जो है जो प्रथम कार्य किसी भी चुनाव का होता है वो होता है मतदाता सूची का सृजन करना। तो मतदाता सूची के लिए जो है आज बीएलओज को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग आज देनी थी, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जो है नगर पालिका के जो आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची शुद्ध और सही तरीके से तैयार की जा सके, तो इसके बारे में उनको बताया गया। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सिविल लाइन कोतवाली के पास रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े व्यवसायिक भवन को सील कर दिया है। इस व्यवसायिक भवन का निर्माण काफी समय से चल रहा था। कर्मियों के चलते इस व्यवसायिक भवन को पहले भी 2 बार सील किया जा चुका है। ऐसे ही कर्मियों के चलते हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अभिनव शाह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए इस व्यवसायिक भवन को सील कर दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो रुड़की से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एचआरडीए ने बड़ी कार्रवाई की है और बिल्डिंग को सील किया गया है। बड़े व्यवसायिक भवन यहां पर सील किया गया है। इस दौरान किसी भी तरह की परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बल भी मौजूद था, आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे और अधिकारियों की मौजूदगी में यह व्यवसायिक भवन सील किया गया है। देखिए, ये एक बिल्डिंग थी जो सिविल लाइंस में है, तो वैसे तो इनके नक्शे पास है, बट कुछ इनकी कंपाउंडिंग का इशू था, जो इन्होंने कंपाउंडिंग नहीं कराई है और कुछ इसमें डिविएशन थी। तो उसी क्रम में हमने टाइम टू टाइम उनको नोटिस भी दिया था, बट वो उन्होंने कराया नहीं था। तो उसी क्रम में आज हमने इनको सील किया है। हमारे उच्च अधिकारियों के भी निर्देशन थे इसमें कि इसे सील कर दिया जाए। तो उसी क्रम में आज हमने सील कर दिया है इसको, और आगे जैसी इनकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी, कंपाउंडिंग करा लेंगे, तो हम उसमें फिर उसके हिसाब से खोल देंगे। इससे पहले भी सर ये 2 बार सील हो चुका है, तो क्या कारण रहा है कि उसके बाद भी कंपाउंडिंग का जो रहा है इशू इन्होंने कराया होगा? फिर हो सकता है कोई डिविएशन रहा हो, वो पूरी डिटेल्स में आप एचआरडी ऑफिस से ले सकते हैं। तो उसी कारण पहले भी सील हुआ होगा, तो आज दोबारा इस वजह से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। डेफिनेटली आपने देखा होगा, हम चाहे रुड़की हो चाहे हरिद्वार हो, सब जगह एचआरडी और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे हैं।
तो वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार सकारात्मक पहल यहां पर की जा रही है और दीपावली के त्योहार को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को हर संभव बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी यहां पर कर ली है। कमर कसते यहां पर विभाग नजर आया है। आपको बता दें कि दीपावली पर प्रदेश में किसी प्रकार के बिजली संकट ना हो, इससे निपटने की पूरी योजना ऊर्जा विभाग ने बनाई हुई है। वहीं दीपावली पर प्रदेश में 32 से 34 मिलियन यूनिट बिजली के खपत का अनुमान भी लगाया गया है, जिसको लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से लगातार कयास भी किए जा रहे हैं। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर ऊर्जा विभाग ने दिवाली के मौके को लेकर अब कमर कस ली है। उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिवाली और दूसरे त्योहारों पर कोई दिक्कत ना रहे, इसको लेकर बिजली विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिजली संकट से निपटने की योजना भी बनाई गई है, तो उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिले, ये भी ध्यान बिजली विभाग की तरफ से रखा गया है। ऊर्जा विभाग पहल कर रहा है, साथ ही जहां एक तरफ ऊर्जा विभाग कमर कस के बैठा, वहीं दूसरी तरफ त्योहारों में किसी तरह की उपभोक्ता को बिजली से संबंधित परेशानी ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वर्षवार, जो फाइनेंशियल वर्षवार कहा जाता है, ईयर ऑन ईयर, इस बार पावर सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी आई है 74 करोड़ की। यानी यूपीसीएल इस साल के जो बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसके अनुसार 74 करोड़ रुपए के फायदे में रहा है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो पावर परचेज कॉस्ट थी, हमने पैसा तो दे दिया और पब्लिक से अभी लिया नहीं है, और जब वो मिलेगा टैरिफ के थ्रू तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो बैलेंस शीट के अनुसार, ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार, हम लोग 74 करोड़ में से प्रॉफिट में है। तो वहीं दीपावली के त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। अगर बात करें शहर के मुख्य इलाकों की, तो अग्निशमन विभाग छोटी और संकरी गलियों के लिए बाइकों का इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए भी 8 स्थानों पर फायर टेंडर को तैनात किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा कहीं पर इमरजेंसी की अगर स्थिति बनती है और इमरजेंसी को लेकर कोई कॉल आती है, तो उसके लिए एक फायर टेंडर रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा इमरजेंसी होने पर जिलों के दूसरे फायर स्टेशनों से गाड़ियां भी स्थिति के अनुसार मंगाई जाएगी। इसकी तैयारी हमें पूरी तरह से कर ली है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर ओएनजीसी और डीआरडीओ के स्टेशनों में खड़ी गाड़ियों की सहायता भी ली जाएगी। और उन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर सभी गाड़ियों की फिटनेस जांच भी पूरी हो गई है। तो देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दीपावली के त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग ने भी कमर कस ली है। अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि तंग गलियों के लिए जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती है, वहां के लिए बाइकों की व्यवस्था की गई है, ताकि समय रहते अगर कॉल आती है तो वहां पहुंचकर घटना पर काबू पाया जा सके। इसी के साथ अलग से भी व्यवस्थाएं गाड़ियों की गई है। साथ ही अगर ज्यादा बड़ी कोई घटना होती है तो उसके लिए दूसरी जगहों से भी गाड़ियों को बुलाया जाएगा। छोटी गलियों में बाइकों का इस्तेमाल होगा और दिवाली पर अग्निशमन विभाग भी कमर कसे हुए है, अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। अगर किसी तरह की कोई घटना सामने आती है तो अग्निशमन दस्ता पूरी तरह से तैयार है। साथ ही यही बताया जा रहा है कि बाइकों का इस्तेमाल ऐसी तंग गलियों के लिए किया जाएगा जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, ताकि अगर किसी तरह की कोई घटना की खबर सामने आती है तो बाइकें पहुंचे और आगे की कार्रवाई की जाए। ये जो औपचारिकताएं होती हैं हमने पूरी कर ली हैं। हाइड एंड चेकिंग हो गई है और स्थान भी चिन्हित हो गए हैं कि कहाँ से अगर कहाँ दुर्घटना होती है तो पानी हमको कहाँ से लेना है। तो चूंकि पुराने हाइडेंट खत्म हो गए, लेकिन अच्छाई ये है कि जो भी नए स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, चाहे वो होटल हो, हाई राइज बिल्डिंग्स हो, तो उनमें जो है
पानी की काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता जो है और हम उनसे जो है प्रयोग करेंगे। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों पर शुरू हो जाता है, जिसके चलते खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा मां बतीसा, रसगुल्ले, बर्फी और बूंदी के सैंपल लिए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ और केहरीपुर से लाए जा रहे थे। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश फुलारा ने बताया कि त्योहार को देखते हुए आज सुबह से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसमें मिठाई या खाद्य पदार्थ मिले हैं। मावे के भी सैंपल लिए गए हैं। कुछ सामग्री ऐसी भी मिली है जो पैकेट में थी, लेकिन उनके बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है कि बिना बिल के लेकर ना जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जन्म को देखते हुए यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। सारे वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं। और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड ज़्यादा बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में दीपावली को लेकर इंडो दीवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। भरत मंदिर पब्लिक स्कूल ऋषिकेश में आयोजित इंडो दीवा उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी पहुंचे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ किया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेले हमारी धरोहर हैं। प्राचीन कला से ही मेले लगाए जाने की प्रथा रही है। मेले लगने से बड़े बुजुर्गों को भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। हर राज्य में लगने वाले मेले के दौरान राज्य की संस्कृति को जानने का मौका भी मिलता है। पब्लिक स्कूल के नवाचार कार्यक्रम किया है, जो इन्होंने यहाँ की संस्कृति और दीपावली के उपलक्ष्य में सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया। और यहाँ के बच्चों ने जिस प्रकार से, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एग्जीबिशन में आप जाके देखिए जिस प्रकार से उन्होंने उसमें अपना परफॉर्म किया है, छोटी छोटी चीजों को उसमें प्रदर्शित किया है। यानी कि बच्चा कल को आगे बढ़ेगा। उससे पहले यहाँ पे जो तैयारी बच्चों ने की है, मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। संस्कृति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप देखिए कैसे हमारी दीपावली मनाई जाती है, तो हमारा पहाड़ की संस्कृति क्या है, इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे किया है। मैं यहाँ पे स्टाफ को, यहाँ के प्रिंसिपल को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और परम पूजनीय महंत जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे लगातार हमेशा होते भी रहे और आगे भी होंगे। मैं सभी को अपने आने वाली राज्य स्थापना दिवस और दीपावली। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।